मित्रों नमस्कार। सीटीईटी और यूपीटीईटी के लिए मैथ्स की इन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम सभी यूपीटीईटी के लिए मैथ्स के संख्या पद्धति चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। अभी पिछले वीडियो के माध्यम से हमने संख्या पद्धति की जो थ्योरेटिकल जो भाग था उसको हमने गहराई से समझा था। अब हम उस पर आधारित जो भी प्रश्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या यूँ कहिए कि जो सीटीईटी और यूपीटीईटी के लिए गणित के जो निर्धारित पाठ्यक्रम हैं, उन पर आधारित जो सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे और एक-एक करके देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि इन सवालों को कैसे हल किया जाए। मित्रों देखते हैं, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन है, देखते हैं कि दो पूर्णांकों का योग हमेशा क्या हो जाएगा? एक पूर्णांक होता है। तो जैसे हम कोई भी दो पूर्णांक ले लें, 3 ले लिया हमने, 4 ले लिए, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। और यह भी क्या होगा? एक पूर्णांक। तो जो पहला ऑप्शन है वह क्या होगा? सही होगा। दूसरा देखते हैं, दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होती है। जैसे मान लीजिए हमने एक परिमेय संख्या ली 1/3, एक ले ली हमने 2/3। उत्तर आएगा इसको 1। तो यह भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। अब सी ऑप्शन देखते हैं, दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, हम जानते हैं। यदि इसमें हम √3 जो है कि एक अपरिमेय संख्या है, इसको यदि हम जोड़ेंगे तो जो भी योग प्राप्त होगा वह क्या होगा? अपरिमेय होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन और आती है कि जैसे यदि हमने 2 प्लस √3, यह कोई क्या होगा? यह एक अपरिमेय संख्या है। यदि हम इसमें माइनस का √3 जोड़ दें तो यह क्या हो जाएगा? 2 प्लस √3 माइनस √3, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, बचेगा क्या? 2। और यह कैसी संख्या आ गई? एक परिमेय संख्या। तो इसका तात्पर्य है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा? हमेशा अपरिमेय नहीं होगा। अर्थात कभी क्या है? यह परिमेय हो सकता है, जैसे इस कंडीशन में, कभी यह अपरिमेय हो सकता है, जैसे इस कंडीशन में। अर्थात हमारा यह ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। अब डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं 1 2 3 4 5। तो 1 और 2 को यदि जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा? 3। तो यह कैसी हो जाएगी? यह भी एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसलिए यह भी सही है। तो ए, बी और डी सही हैं और सी गलत है। तो इसलिए जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पूछा गया है, तो वह क्या हो जाएगा? सी। सी हमारा क्या हो जाएगा? सही। मतलब इसमें पूछा गया है कौन सही नहीं है। ये तीनों क्या हैं? सही हैं और ये गलत है। तो यही हमारा सही उत्तर, हमें सही नहीं ढूंढना था, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं कि सभी सम संख्या संयुक्त संख्या है। तो सम संख्याएं तो हम जानते हैं, जिसमें क्या है? 2 से भाग चला जाए, वह क्या होती? सम संयुक्त संख्याएं होती हैं। संयुक्त संख्याएं क्या होती हैं? संयुक्त संख्या कहते हैं भाज्य संख्याओं को, अर्थात जिनमें स्वयं एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई और उनके गुणनखंड हो या कोई और अन्य संख्या से भाग चला जाए, तो वह कहलाती है संयुक्त संख्या। तो अब क्या कह रहा है? सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, तो यह गलत है, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो क्या है? सम तो है, लेकिन कैसी है? अभाज्य है। इसलिए यह हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बी देखते हैं, शून्य का भाज्य संख्या है। तो शून्य ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है।
तो इस यह भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। नहीं, अभी हमने देखा कि दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और कैसी है, अभाज्य भी है, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी देखते हैं, अभाज्य संख्याओं की संख्या कैसी है, असंख्य है या अनंत है। तो यह सही बात है, आप जितना भी सोच सकते हैं अभाज्य संख्याओं को वहां तक सोचा जा सकता है। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्याओं की संख्या असंख्य, अर्थात डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला है, दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव एक अभाज्य संख्या होता है। तो इसको देखते हैं, जैसे कि जो पहला ऑप्शन है, दो अभाज्य संख्याएं, जैसे मान लीजिए 3 हो गया और हमने क्या किया, एक 5 ले लिया, इनको हमने जोड़ दिया दोनों अभाज्य संख्याओं को, तो कितना मिल गया, 8 मिला। तो यह क्या होगी, यह अभाज्य होगी, नहीं, यह कैसी संख्या है, भाज्य संख्या, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। एक भाज्य संख्या, पहला तो क्या हो गया, गलत हो गया, इसको यहीं पर गलत कर लेते हैं। दूसरा, एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। तो इसमें हाँ, ये तो सही है, एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, क्योंकि देखते हैं, जैसे हमने ले लिया 9, 9 कैसी है, भाज्य है, और इस यह कैसी है, विषम भी है, तो इसलिए यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक। तीसरा देखते हैं, दो एकमात्र समअभाज्य संख्या है, मतलब दो है जो एकमात्र कैसी है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी, तो यह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक है, तो एक को ना तो हम, एक क्या है, ना तो भाज्य है और ना ही क्या होती है, अभाज्य होती है। तो एक, यह हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका 2 और 3। देखते हैं 2 और 3 किसमें है, 2 और 3 ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्राकृत संख्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। तो यह तो सही है कि एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। दूसरा देखते हैं, किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण भाजक होता है। तो यह भी सही है कि कोई भी गुणनखंड होगा किसी भी संख्या का, जैसे मान लीजिए हमने 8 का एक गुणनखंड क्या होता है, 4 होता है, तो 4 का पूरा पूरा भाग किसमें चला जाएगा, 8 में चला जाएगा, इसलिए 4 क्या हो जाएगा, एक भाजक हो जाएगा। तो वही हमारे ऑप्शन में कहा गया है, किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण भाजक होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखते हैं, किसी दी गई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है, अर्थात एक निश्चित होती है। तो यह भी क्या है, सही है, क्योंकि किसी भी संख्या के गुणनखंड अनंत नहीं होते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। चौथा देखते हैं, एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था, एक क्या है, ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वह क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्थात सत्य कौन सा नहीं है, चौथा नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा 4। एग्जाम में यह हमें देखना बहुत जरूरी होता है कि उसमें क्या पूछा गया है, सत्य नहीं है कि सत्य है, इसी से पूरा आंसर बिगड़ जाएगा, भले ही हमने पूरा सवाल सही किया हो, लेकिन अंत में उत्तर हमारा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या का है। तो सबसे पहले तो हम यह देखते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो जो अभी हमने पिछले वीडियो में सह अभाज्य संख्याओं की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, वह क्या थी, उसमें ये था कि यदि किन्हीं दो दी गई दो संख्याओं का, जैसे 3 और 5, ठीक है, इनका मासा क्या है, यानी महत्तम समावर्तक या HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यह क्या हो, एक हो, वह क्या होती हैं, सहअभाज्य होती हैं। तो अब 7 और 49 इनके भी कॉमन गुणनखंड हो जाएंगे, 7 7 से चला जाएगा भाग। 8 और 52 इनका भी कॉमन गुणनखंड, 13 और 91 इनके भी कॉमन गुणनखंड हो जाएंगे। लेकिन 17 और 25 दो, ये है इस तरह के जोड़े होंगे कि इनका, जैसे 17 का देखते हैं, तो 17 का भाग देके देखते हैं, तो यह कितनी बार जाएगा,
तो इसका जो गुणनखंड आए वो HCF आएगा वो कितना हो जाएगा, मासा 1 हो जाएगा। तो इसलिए यह कि जोड़ा कैसा हो जाएगा, यह जोड़ा हो जाएगा सहअभाज्य, इसलिए सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी, बी 17 25। यह जोड़ा कैसा हो जाएगा, सहअभाज्य जोड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो पहला है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। अभी हमने जो पिछला वीडियो पढ़ा था तब हमने उसमें देखा था कि जो इनका विभाजन है, जो भी हम लोग वर्गीकरण किया था संख्याओं का, तो हमने सबसे पहले क्या किया था, जैसे जो संख्याएं हैं, संख्याओं को हमने दो भागों में बांटा था। एक तो हमने देखा था वास्तविक संख्याएं और एक थी काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्याएं थी और अपरिमेय संख्याएं थी। परिमेय संख्याओं के अंतर्गत पूर्णांक थे और पूर्णांक के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं थी और पूर्ण संख्याएं थी। अब इसमें देखते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या है, ये है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या, यह तो सही होगा क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत क्या आ रही हैं, प्राकृतिक संख्याएं आ रही हैं। तो यह प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याओं का एक भाग है, इसलिए जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, यह क्या होगा, सही होगा। अब दूसरा देखते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या होगी। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या है, ये है। तो वास्तविक संख्याओं में क्या है, परमेय संख्या भी होंगी, अपरमेय संख्याएं भी होंगी। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या होगी, यह तो सही नहीं होगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि वास्तविक संख्याएं दो भागों में बटी हैं, परमेय और अपरमेय। तो यह आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यह गलत हो जाएगा, बी। अब तीसरा देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या है। पूर्णांक कौन से हैं, ये प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या है। बिल्कुल, परमेय संख्याओं का एक भाग क्या है, पूर्णांक है। तो जो पूर्णांक है वह जरूर ही क्या होगा, परमेय संख्या होगा। तो यह तो सही हो गया, सी। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या कौन सी है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होगी क्योंकि पूर्णांक का एक भाग क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो इसलिए यह भी ऑप्शन सही होगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सही नहीं है, तो बी कथन भाई सही नहीं है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विशेषताओं वाली गुप्त संख्या को ढूंढिए। उसमें 3 अंक हैं। पहली विशेषता क्या है, उसमें 3 अंक हैं। दूसरा, वह 2 3 7 से विभाजित हो सकती है लेकिन 5 से नहीं। और जो तीसरा है, यह सबसे छोटी 3 अंक की संख्या है जिसमें दी गई विशेषता है, यह थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें, और इसके पहले और आखिरी अंक का जोड़ बीच के अंक के बराबर है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इसमें हम ऑप्शन से फाइंड करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें पहली शर्त है कि 5 से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो इसमें ऐसा 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जो 5 से विभाजित है, उसको हम पहले छांट के अलग कर देंगे। तो ए में हम देख रहे हैं 210 है, इसमें अंत में 0 है और जिन संख्याओं के अंत में 0 होता है वह 5 से क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। तो इसको क्या है, हम अलग कर देंगे इस ऑप्शन को, यह ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि प्रश्न की शर्त है कि वह 5 से विभाजित नहीं होना चाहिए। 3 अंक तो चारों ऑप्शन में है, तो पहले शर्त से तो चारों कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी शर्त है कि अंत में 0 आ रहा है वह क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। तो ये तो उत्तर नहीं होगा इसका। अब बी सी और डी में देखते हैं कि उसमें कहा है इसके पहले और आखिरी अंकों का जोड़ बीच के अंकों के बराबर हो।
और साथ में क्या है 2 3 7 से विभाजित होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं जो बी ऑप्शन है उसमें आ रहा है 231। तो अब यह क्या है, यह 2 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि जिन संख्याओं के अंत में हम जानते हैं 2 4 6 8 इस तरह के या 0 इस तरह के जो जो नंबर्स होते हैं उसमें क्या है 2 से भाग चला जाता है, तो वह 2 से विभाजित होगी। लेकिन 231 में अंत में 1 है तो इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, तो यह भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यह हमारा उत्तर नहीं बन सकता। अब सी और डी ऑप्शन देखते हैं, 132 और 462। तो इसमें देखना है हमें कि दोनों में ही 2 से भाग चला जाएगा, और एक शर्त जो कह रहा है कि पहले और आखिरी अंक का जोड़ बीच के अंक के बराबर हो, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 इसमें भी आ रहा, 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 आ रहा। चलिए 2 का भाग भी जा रहा है, यह शर्त भी कंप्लीट हो रही है। 3 का भाग देकर देखते हैं, 3 का भाग किसमें चला जाएगा, 3 1 4 2 6 इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 1 3 2 6 हो जाएगा, तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा। तो इसमें अंकों का योग 12 हो जाएगा, तो इसमें भी 3 का भाग, तो 3 से तो विभाज्य है। अब एक ऑप्शन बचता है हमारे पास, 7 से विभाजित कौन है यह हमें देखना है। तो 7 का भाग और देख लीजिए 7 से कौन विभाजित है, तो इसमें निश्चित रूप से 7 का भाग नहीं जाएगा, 7 से भाग नहीं जाएगा, लेकिन इसमें 7 से भाग चला जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी। तो और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी 462। बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ये इस तरह की है दूसरे टाइप के प्रश्न, इनको हम टाइप 2 कह सकते हैं। अभी हमने एक टाइप के प्रश्नों का अध्ययन किया। तो इसमें क्या है, एक विशेष प्रकार का एक संक्रिया दी होती है और उसका उसी के हिसाब से हमें क्या है सवाल को हल करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं, इसमें है यदि ए स्टार बी, एक स्टार एक विशेष चिन्ह है और उसका उन्होंने बताया भी है कि उस स्टार का क्या फार्मूला, और यह फार्मूला हर एक प्रश्न में अलग अलग होगा, उसमें दिया रहेगा कि स्टार का क्या मतलब है। तो उसमें कह रहे हैं कि ए स्टार बी है, इसका मतलब है 2a माइनस 3b प्लस ए बी, इस तरह से दिया गया है। तो हमें इसका वैल्यू निकालनी है 3 स्टार 5 और प्लस 5 स्टार 3 का इनका योग निकालना। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे 3 स्टार 5। तो कैसे निकालेंगे, बस इसी सूत्र में इसका हम मान रख देंगे, ए की जगह 3 रख देंगे और बी की जगह 5 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 3b है तो 3 इंटू 5 प्लस ए बी है तो 3 इंटू 5। ठीक, क्लियर। तो यह कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 6 माइनस 15 प्लस 15। ठीक है, तो उत्तर अंत में कितना आ जाएगा, यह क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे और अंत में उत्तर आ जाएगा 6। अब दूसरा देखते हैं 5 स्टार 3, इसके वैल्यू क्या होगी, तो 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 9 प्लस 15। तो इसका और इसका योग करेंगे कितना होगा 25, 25 में से 9 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब वो क्या कह रहा है 3 स्टार 5 प्लस 5 स्टार 3 इक्वल टू क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू चूंकि हमें पता है कितने 6 है और इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी 16 है, तो उत्तर क्या आ जाएगा 22। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, टिक कर देते हैं, आंसर कितना हो जाएगा 22, पहला ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या है उसमें स्टार दे रहे थे, अब इस प्रश्न में दे रहे हैं ट्राइंगल। तो ट्राइंगल एक ऐसी संक्रिया है कि धन पूर्णांकों ए और बी के लिए ए स्टार बी सॉरी ए ट्राइंगल बी इक्वल टू क्या है माइनस ए प्लस बी माइनस माइनस 2। तो 4 स्टार 3 का मान हमें सॉरी 4 ट्राइंगल स्टार निकल रहा बार बार 4 ट्राइंगल 3 का मान हमें निकालना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए की जगह 4 रख दो, बहुत सिंपल, और बी की जगह 3 रख दो, माइनस माइनस 2। तो -4 प्लस 3, इस माइनस माइनस का एक अंदर से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा।
और -4 प्लस 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5। 5 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर टिक कर देते हैं कि इसका सही उत्तर होगा 1। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि A स्टार B, अब देखिए इसमें बदल गया, उसमें स्टार का दूसरा था, तो इसी प्रकार के प्रश्न वहां भी एग्जाम में आएंगे जिन्हें हमें हल करना पड़ेगा। तो देखें इसमें क्या दिया गया है, A स्टार B इक्वल टू दिया गया है A प्लस B प्लस AB। ठीक है, तो हमें निकालना है मान किसका, 3 स्टार 4 माइनस 2 स्टार 3 का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे 3 स्टार 4 की वैल्यू क्या होगी। तो A स्टार B में इसका मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 3 इंटू 4। तो कितना हो गया ये 7 प्लस 12 कितना हो गया 19। अब 2 स्टार 3 निकालना है, तो A की जगह क्या रखेंगे, अब 2, B की जगह 3 प्लस 2 इंटू 3 कितना हो गया 2 और 3 ये कितना हो गया 5, और इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 6, कितना हो गया, कितना हो गया 11। अब इसमें क्या करना है, इसमें वो कह रहा है ये 3 स्टार 4 माइनस 2 स्टार 3 की वैल्यू निकालनी। तो मतलब क्या है, 3 स्टार 4 की वैल्यू कितनी हो गई 19, 2 स्टार 3 की वैल्यू कितनी हो गई 11। तो आंसर कितना आ गया 8। अब हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या है, हम सही टिक कर देंगे। तो इसका ये आंसर हो जाएगा 8। मित्रों, इस प्रकार से हमने देखा कि जो संख्या पद्धति के कुछ अनुप्रयोग हमने देखे कि किस तरह से एग्जाम्स में यह सवाल पूछे जा सकते हैं। अब इनका आपको क्या है, बार बार प्रैक्टिस करनी है और ध्यान देना है बस, और आपको गणित समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, यह हमारा प्रयास रहेगा। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों के बीच में शेयर कीजिए।